फरवरी 2016 में बांग्लादेश के एक बैंक के कर्मचारियों को एक ईमेल प्राप्त होता है जिसमें एक उम्मीदवार अपनी नौकरी के लिए आवेदन कर रहा होता है। अधिकांश कर्मचारी इसे नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन एक कर्मचारी उत्सुकतावश उसकी सीवी डाउनलोड कर लेता है। जैसे ही वो फाइल खुलती है, बैंक के सभी कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैकर्स के नियंत्रण में आ जाते हैं। इस साइबर हमले के जरिए हैकर्स बांग्लादेश के बैंक से $81 मिलियन उड़ा लेते हैं। जब इसकी जांच की गई तो इसके पीछे रूम 39 का हाथ पाया गया, जिसे नॉर्थ कोरिया से ऑपरेट किया जाता है। रूम 39 को सीधे उत्तर कोरिया की सरकार और किम जोंग उन के शासन द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यह संगठन उत्तर कोरिया की सरकारी पार्टी वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया के अधीन काम करता है और इसका संचालन बेहद सीक्रेट रखा गया है। रूम 39 ड्रग तस्करी, साइबर क्राइम, फेक करेंसीज का निर्माण, हथियारों की अवैध बिक्री और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे कामों से पैसा कमाता है। रूम 39 के द्वारा कुछ ऐसे अपराधों को अंजाम दिया गया था जिसने दुनिया भर के लोगों को सोचने पे मजबूर कर दिया, जिसमें से एक था फेक करेंसीज का निर्माण करना, जिसे सुपर डॉलर के नाम से जाना जाता है। सुपर डॉलर घोटाले की शुरुआत 1989 के आसपास मानी जाती है, जब उत्तर कोरिया ने अमेरिका के $100 के नकली नोट छापने की योजना बनाई। इसका मुख्य उद्देश्य इंटरनेशनल मार्केट में फेक करेंसीज को फैलाकर सैंक्शन से बचना और विदेशी करेंसी कमाना था। इस घोटाले के पीछे उत्तर कोरिया की गुप्त संस्था रूम 39 का हाथ माना जाता है। उत्तर कोरिया ने सुपर डॉलर बनाने के लिए बेहद हाई प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था। इस प्रक्रिया में उत्तर कोरियाई सरकार ने विदेशी एक्सपर्ट्स की मदद ली थी और नकली नोट छापने के लिए आधुनिक प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया। इन नोटों को चीन, रूस, मकाऊ, यूरोप और अन्य देशों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भेजा गया। कई बार उत्तर कोरियाई एजेंट इन्हें डिप्लोमेटिक पाउच के जरिए ले जाते थे, जिससे इन्हें पकड़ना मुश्किल हो जाता था। सुपर डॉलर घोटाले ने साबित किया कि उत्तर कोरिया गुप्त और उन्नत तरीके से इकोनॉमिक अपराधों को अंजाम देने में सक्षम है, जिससे अमेरिका और वैश्विक अर्थव्यवस्था को गंभीर खतरा हुआ। इसी तरह नॉर्थ कोरिया ने क्रिप्टो स्कैम भी किया था। नॉर्थ कोरिया का क्रिप्टो स्कैम 2017 के बाद तेजी से बढ़ा। जब नॉर्थ कोरिया पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए तो उन्हें विदेशी मुद्रा कमाने के लिए ऑप्शनल तरीकों की जरूरत पड़ी। इस घोटाले को अंजाम देने की जिम्मेदारी नॉर्थ कोरिया की कुख्यात लाजारस ग्रुप नामक हैकर टीम ने ली, जो सीधे सरकार और रूम 39 से जुड़ी मानी जाती है। इस समूह ने दुनिया भर के क्रिप्टो एक्सचेंज, डिजिटल वॉलेट और ब्लॉकचेन प्रोजेक्शन को निशाना बनाया और साइबर हमलों के जरिए अरबों डॉलर की क्रिप्टो करेंसी चुराई। 2017 में लाजारस ग्रुप ने पहली बार बड़े स्तर पर बिटथम्ब और यूबिट जैसे दक्षिणी कोरियाई क्रिप्टो एक्सचेंज पर हमला किया और लाखों डॉलर की क्रिप्टो करेंसी चुराई। इसके बाद उत्तर कोरिया के साइबर हमले लगातार बढ़ते गए और 2018 तक संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में बताया गया कि उत्तर कोरिया ने $500 मिलियन यानी कि लगभग 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा के क्रिप्टो करेंसी चोरी कर ली थी। इस घोटाले को अंजाम देने के लिए उत्तर कोरिया ने फिशिंग मैलवेयर, सोशल इंजीनियरिंग, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्लॉइट्स और ब्लॉकचेन सिक्योरिटीज खामियों का इस्तेमाल किया। चोरी किए गए फंड को छिपाने और वैध बनाने के लिए टॉर्नेडो कैश जैसे क्रिप्टो मिक्सिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग किया गया, जिससे ट्रांजैक्शंस को ट्रेस करना मुश्किल हो गया। उत्तर कोरिया का क्रिप्टो घोटाला 2017 के बाद तेजी से बढ़ा और अब तक यह $2 बिलियन यानी कि 16,000 करोड़ रुपए से अधिक की क्रिप्टो करेंसी चोरी कर चुका है। नॉर्थ कोरिया का रूम 39 इन अपराधों को इसलिए अंजाम दे रहा है क्योंकि यह देश लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण आर्थिक रूप से अलग थलग पड़ा हुआ है। अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र और कई अन्य देशों ने परमाणु हथियार कार्यक्रम, मानवाधिकार हनन और अवैध व्यापार के चलते उत्तर कोरिया पर कठोर आर्थिक प्रतिबंध लगा रखा है। इन प्रतिबंधों की वजह से उत्तर कोरिया को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, विदेशी निवेश और डॉलर जैसी मजबूत मुद्रा तक पहुँच नहीं मिलती है। ऐसे में किम जोंग उन की सरकार को अपने शासन बनाए रखने और अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत करने के लिए गुप्त और अवैध तरीके से पैसे कमाने पड़ते हैं और यही काम रूम 39 करता है। इससे सबसे ज्यादा फायदा किम जोंग उन और उनकी सरकार को होता है, क्योंकि यह पैसा उनकी व्यक्तिगत शान शौकत, सैन्य ताकत और परमाणु कार्यक्रमों को मजबूत करने में खर्च किया जाता है। इसके अलावा उत्तर कोरिया की सरकारी पार्टी वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया के शीर्ष अधिकारियों और सैन्य नेताओं को भी इस अवैध फंडिंग का सीधा फायदा मिलता है, क्योंकि इससे वे अपने प्रभाव और शक्ति को बनाए रख सकते हैं। हालांकि इस अवैध नेटवर्क से नॉर्थ कोरिया के आम नागरिकों को कोई लाभ नहीं मिलता। वे अब भी गरीब, कुपोषण और दमनकारी शासन के बीच जीने को मजबूर हैं। उत्तर कोरिया की सरकार अपने नागरिकों की बुनियादी जरूरतों पर ध्यान देने के बजाय इस पैसे को अपनी तानाशाही शासन और परमाणु हथियार विकसित करने में खर्च करती है। इस तरह रूम 39 उत्तर कोरिया की सत्ता को टिकाए रखने और अंतर्राष्ट्रीय सैंक्शंस को फेल करने के लिए बनाई गई है।